एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, शायद ये सवाल मैंने आपसे भी पूछा था जब तनाज़ा शुरू हुआ था, और मुझ जैसे कई जो नाअहल तज्जियाकार हैं वो कहा करते थे कि पाकिस्तान का झुकाव मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से सऊदी अरब की जानिब होगा, और पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि ईरान को राजी कर सके या सऊदी अरब को डिक्टेट कर सके। तो हम जैसे तज्जियाकार का तज्जिया तो गलत हो गया ना, मतलब पाकिस्तान ने बढ़ के आगे बढ़ा, मियां साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ईरान और सऊदी अरब दोनों बराबर थे, और साथ साथ आर्मी चीफ भी उनके हमरा रहे। तो ये क्या उनकी अपनी पॉलिसी थी या इस पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर था, क्या था? देखिए, एब्सोल्युटली कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था। ये असेसमेंट अनफॉर्चुनेटली लोगों की गलत थी ना। मेरे आप इंटरव्यू सुन लेना, मैं पेपर्स भी देता रहा, टीवी टॉक शोज में भी आता रहा, राइट एट द आउटसेट मैंने कहा देखो ये मियां साहब के कुछ डायरेक्ट ताल्लुकात की वजूहत नहीं है। सऊदी अरेबिया के डायरेक्ट ताल्लुकात पाकिस्तानी अवाम से हैं। उन्होंने मियां साहब की भी बड़ी इज्जत की और उनको दिया। उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के लिए भी स्पेशल बोइंग जहाज लंदन तक और प्रोटोकॉल दी। उन्होंने जनरल हक के साथ भी की, बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ मैं था, और जब हम गए आज के ऊपर तो हमारे लिए खाना काबा खुला। बेनजीर भुट्टो को शाही खानदान अपने घर में जाके ख्वातीन के साथ उनका डिनर हुआ। एक अलग उनकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आसिफ जरदारी साहब से होती थी, लेकिन इनके साथ तो ये उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ है। उनके 1947 से लेकर अभी तक कितने फौजी डिक्टेटरशिप आए, उनको जाती ताल्लुक का रंग देना गलत होगा। जनरल साहब मेरे साथ रहिएगा, मैं एक सवाल जरा आमिर डोगर साहब से पूछना चाहूंगा। डोगर साहब, जनरल साहब ने जो बात की, जनरल ओपिनियन भी यही है कि सऊदी अरब के हर हुकूमत के साथ, हर लीडर के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रहे। तो जो एतराज उठाया जाता था मियां साहब के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है तो उनकी ज्यादा झुकाव जो है वो सऊदी अरब की जानिब से रहेगा, और ऐसा हुआ भी नहीं, तो डेफिनेटली वो बातें गलत थी। फिर जनरल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि सऊदीया के पाकिस्तान की अवाम के साथ, पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और आज इस मौके पर पाकिस्तान का ये किरदार बनता था कि वो सालसी का किरदार अदा करे। और इसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि हमारी हौसला अफजाई हुई है कि दोनों मुल्कों ने हमारे उस किरदार को लाइक किया कि वो पाकिस्तान का एक किरदार न्यूट्रल किरदार है। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब भी उतना ही अहम है जितना ईरान है, और दोनों हमारे ब्रादर मुल्क हैं। तो इस लड़ाई में, इस कशीदगी में पाकिस्तान का ही किरदार बनता था। इससे पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के मुल्क का एक कदर में, उसके कद में इजाफा हुआ है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो अरब की लड़ाई है उसमें भी पाकिस्तान का जो किरदार होगा वो बड़ा एक वाइटल बनता चला जाएगा, और पाकिस्तान हकीकी मानों में जो मुस्लिम वर्ल्ड का एक मजबूत किला इंशाल्लाह बनता चला जाएगा। अच्छा सर, डोगर साहब कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का एक मजबूत किला बनेगा, लेकिन यमन के मामले को लेकर पाकिस्तान ने वो किरदार अदा नहीं किया जो ईरान के मामले को लेकर किया। देखिए, ये इसलिए कि जो फैसला हमने किया, मैं खुद पार्लियामेंट में था और ज्वाइंट सेशन में मैंने 20 मिनट की स्पीच की थी, और यही कहा था कि ये यमन के अंदर इन्वॉल्वमेंट हमारी या सऊदियों की, दोनों ये गलत होगी। किसी दूसरे मुल्क में जाना यूएन की चार्टर के खिलाफ है, और इन दी लॉन्ग रन सऊदी अरेबिया वाले भी फंस न जाएं, और उनके लिए ये ठीक नहीं होगा। तो विद ऑल ऑनेस्टी, लॉयल्टी टुवर्ड्स अवर ओन जो इंटरेस्ट है एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया, हमने कहा आज अगर हम उस दिन उसके अंदर मुलवस हो जाते तो आज ईरान हमें ये ना कहता कि आप भी आए और सालसी करें, फिर हम मुलवस हो जाते। तो दैट इज द रीजन कि हम पीछे रहे, तो आज आपने उसका फ्रूट देख लिया कि हम क्या। ये तारीख साज विजिट है, आज से 20 साल 50 साल बाद लोग मियां नवाज शरीफ साहब को भूल जाएंगे, लेकिन तारीख ये याद रखेगी कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी कौम ने एक किरदार अदा किया था कि जब ये आपस में इतनी सख्त टेंशन थी मुसलमान मुल्कों के अंदर, तो इसलिए ये कौम का क्रेडिट है। और इसका ऑफकोर्स जो लीडरशिप होती है उसको ये फेरा जाता है, चूंकि उसको ओडियन होना चाहिए कि ये किरदार कैसे, और अभी भी बड़े सटल तरीके से हमें आगे चलना होगा, क्योंकि इनकी तलखियां कुछ हैं सख्त किस्म की, और स्पेशली शकूक को शुबात है एक दूसरे पे, और वो फिरका वारियत के कम है, और जो पोलिटिकल होराइजन के ऊपर लीडरशिप जो मिडिल ईस्ट की है उस पर ज्यादा है। किसी को आइसोलेट ना करे और किसी को दुश्मन भी ना बनाए। सब खाना काबा में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सारे को हाथ खोल के बंद करके हमारा खुदा एक है, हमारा काबा एक है, हमारा पैगंबर है, आखिरी पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम आज करते हैं, ज़कात देते हैं। तो ये कोई हमारा उस पर नहीं है, और आई एम होपफुल कि इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आगे होगी। और ये 2016 की बहुत ही
अच्छी खुशबूदार खबर होती जनरल साहब, पूरे पाकिस्तानी मुस्लिम दुनिया के लिए, और मुस्लिम दुनिया में फिर आगे बढ़ के हम OIC की मीटिंग बुलाएं, उसका स्टेट वर्क पहले करें, ताकि उसका पूरा एलामिया भी पहले से सबसे एग्री हो जाए, और फिर हम वो करते तो ये मुस्लिम दुनिया जो अभी जेरे अताब है, ये खुदा के करम से हम इनको इन मुश्किल से निकाल सकते। जनरल साहब, कितना जरूरी था आर्मी चीफ का प्राइम मिनिस्टर के साथ जाना इस दौरे पे दोनों ममालिक के लिए? देखें, ऑर्डिनरीली आर्मी चीफ्स तो ऐसे दौरों पे अकम्पनी नहीं करते, लेकिन आपको ये पता है कि ये अभी हम लोग हालत जंग में हैं और इसकी स्ट्रेटेजिक लाइन है, और सऊदी ने टाइम एंड अगेन हमें रिक्वेस्ट की है कि आप अफवाज को हमारे डिस्पोजल पे भी करें, और वो तो चाहते थे कि आप यमन के अंदर भी हम अफवाज को लगाएं। देयरफॉर एक स्ट्रेटेजिस्ट जो है, एक सालार जो सिक्योरिटी फोर्स का, उसका हैंडी होना साथ, और जाके खलूस के साथ बताना कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की ना फौज प्रोफेशनल है इतनी ज्यादा, ना उनके जो कमांडर्स हैं उनका इतना एक्सपोजर है। रहील शरीफ हैज बीन रेटेड एज द टॉप आर्मी जनरल इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये अल्लाह का बहुत करम और ग्रेट प्राइड है, तो देयरफॉर इनका जाना साथ, और ये जो शकूक व शुबहात है, वरना लोग कहते नहीं है सब कुछ करके आए हैं, फौज एग्री नहीं कर रही। अगर रहील शरीफ साहब अकेले जाते तो कहते वो देखो आपस में कर रहे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट तो पीछे आ गई है। रीजन वो इकट्ठे गए हैं, एक तो कौमी यूनिटी, दूसरा उनको वहां ही मुतमईन करके ऑन द टेबल फैसले करके, और जो चीजों पे वो एग्री करे वो बाद में पार्लियामेंट को आके बताया जाएगा कि हमने ये रोल अदा किया, ठीक है, ये करने जाएंगे, तो उस पर पूरी कौन तहसीन करेगी, सारी पार्टियां इसको अप्रिशिएट कर रही। सर इस सारी पार्टियों में क्या पीटीआई का नाम भी शामिल है? फॉर श्योर पीटीआई मोस्ट मुहिब्बे वतन और बहुत अच्छी जमात, और ऑनेस्टली मैं तो जब भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये हमारे लिए एक रे ऑफ होप है। पीटीआई की नेशनल जमातें उभरनी चाहिए, ये पाकिस्तान के मफाद में है। मैं आज अगर मुस्लिम लीग नून में हूँ तो मुस्लिम लीग या पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए मुझे, मेरा मुल्क अजीज है, और इस मुल्क के अंदर हेल्दी पार्टी जो ऑनेस्ट लोग हो, अच्छी ग्रूम होकर ऊपर आए, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद है। एंड आई एम श्योर कि पीपल पार्टी के लिए हम दुआ गो है कि पूरे मुल्क के ऊपर उभर के आए। और मैंने तो ये कहा कि हम फिल्म भी कराची के शहरों में न रहे, वो भी अगर अच्छी लीडरशिप लेके आए जिनको एक्सेप्टेबिलिटी हो, तो पंजाब में भी कंटेस्ट करें और खैबर पख्तूनख्वा, इसी तरह जमात इस्लामी को। तो ये एक फ्री कंट्री है और हमारा प्राइड भी यही है कि जिनको डेफिनेटली, और जमहूरियत का तकाजा भी यही है। मेरे साथ सर मैं आपका थोड़ा वक्त लूंगा, क्योंकि मैं जो अभी जो धमाका हुआ आज पाकिस्तान में, अफसोसनाक वाक़या, उससे भी आप पे एक सवाल पूछना है। पीटीआई के डोगर साहब, क्या इस मरतबा पीटीआई को कोई एतराज नहीं होगा इस विजिट पे? नहीं, ये विजिट तो सबके लिए काबिल इज्जत है जी। जहां तक इस धमाके की बात है, मैं इस पर बहुत अफसोस करूंगा, बड़ा काबिल मुजम्मत है, और इसमें 10 से ज्यादा हमारे जो जवान शहीद हुए, तो मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और इंशाल्लाह पूरी कौम मुत्तहिद है और अपनी फौज के साथ और इस नेशनल एक्शन प्लान के साथ के वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान से इन दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा होगा और सफाया होगा, और ये मुल्क इंशाल्लाह पुरअमन मुल्क बनेगा। सर जनरल साहब, आप का बड़ा एक माहिराना राय होती है जब भी कुछ ऐसे हालात होते हैं मुल्क में, नेशनल एक्शन प्लान को लेके, और फिर जो नया साल शुरू हुआ तो हमारे आर्मी चीफ ने अज़्म किया था कि 2016 अमन का साल होगा, और पहला ही महीना है और मुसलसल मुख्तलिफ शहरों पे इस तरह के हमले हो चुके हैं और जारी हैं। क्या समझते हैं आपके दहशतगर्द पसपा हो चुके हैं, आखिरी हमले हैं, और या 2016 भी 2015 की तरह धमाकों की जद में गुजरेगा? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जहां तक उनकी पसपाई का ताल्लुक है उसमें कोई डाउट नहीं है, वो हम ही नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है, और हमें उसका इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है। जब वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि जी पाकिस्तान में 70% कंट्रोल होगी ये मिलिटेंसी, तो इसका मतलब ये है कि 30% अभी है, और जो 30% है उसके अंदर जो शिकस्त खुर्दा अनासर है, वो कभी 22 का लिबादा पहनेंगे, कभी इधर धमाका करेंगे, कभी उधर करेंगे, उसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स भी होंगे, पड़ोसी ममालिक भी होते हैं इधर उधर, वो कभी भी स्टेबलाइजेशन की तरफ पाकिस्तान को नहीं आने देते। लेकिन हमें चौकस रहना है, और ये कभी भी 100% गारंटी ना अमेरिका दे सकता है, ना फ्रांस दे सकता है, ना बरतानिया दे सकता है कि जी तंबाकू पे कंट्रोल। सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क में जहां कोई मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हो तो उसका सर कलम हो जाता है, वहां भी धमाके हुए हैं सख्त तरीन सजाओं के बावजूद। तो ये सिचुएशन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता पीटर आउट होगी, लेकिन क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस की फीडिंग लाइन बंद हो गई है, उनकी जो फाइनेंशियल लाइफ लाइन थी उसको
उनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको तोड़ दिया गया है, उनके नेट तबाह हो गए, उनके डंप खत्म हो गए हैं, वो अक्रॉस दी बॉर्डर है इधर उधर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि उनकी कमर टूट चुकी है, लेकिन हमें होशियार जरूर रहना है और हमें मौका नहीं देना चूंकि आबादी ज्यादा है, बॉर्डर पोरस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान बनाया इसलिए कहते हैं मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा और बड़ी कोशिश हो रही है पॉलिटिकली भी और आर्मी और सिक्योरिटी के इदारे भी, तो काफी हद तक तो हम कामयाब हो चुके। कहाँ कहाँ समझते हैं कि लैक्स चल रहे हैं जिसको पूरा करना चाहिए पॉलिटिकल की जानिब से भी और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से? पॉलिटिकली तो देखें, कराची में जो कुछ हो रहा है, पिछले 2-3 माह से जो रेंजर्स को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे थे और एक शख्स को या एक पार्टी की करप्शन को बचाने के लिए पूरे ऑपरेशन को दाव पे लगाया जा रहा था। सिंध का मामला, कराची का मामला, ये काबिल तशवीश था, लेकिन अब उन्होंने इख्तियारात दिए हैं और रेंजर्स अपना काम कर रही है और कौम पूरी तरह रेंजर्स के साथ, इस प्लान के साथ, फौज के साथ खड़ी हुई है। पूरी कौम की सपोर्ट है, पूरी पार्लियामेंट की सपोर्ट है और हम चाहेंगे, डिमांड भी है कि आज इस ऑपरेशन को मुकम्मल होना चाहिए, अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और यकीनन दहशतगर्दों की कमर टूट गई है, अब उनको छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। अब वो कभी दाइश का लबादा उड़ते हैं और कभी वो दूसरा कोई, और पंजाब में भी आपने पिछले दिनों सुना कुछ पकड़े भी गए। तो पूरी जनूबी पंजाब के बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ दाइश मौजूद है, आपका एरिया है, कभी वो तालिबान हो जाते हैं, उसमें कभी वो अलकायदा हो जाता है, कभी वो दाइश हो जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पंजाब में या जनूबी पंजाब में कोई ऐसे असरात हैं। मतलब आप कहना कि आपका जो एरिया जो साउथ पंजाब का उसमें कुछ इस तरह के नासर अल्हम्दुलिल्लाह वो एक पुरअमन एरिया है। ये क्रेडिट सारा फिर वही बात है कि जनरल राहिल शरीफ को और आर्मी को जाता है कि जिन्होंने अपनी लाखों अपने सैकड़ों जवानों की कुर्बानियां देकर इस मुल्क के कल को सेफ किया है और इस मुल्क को आज पूरा अमन बनाया है। और आज इसी वजह से देखें ना, ये जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, सी पैक आ रहा है और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, तो इसी वजह से हो रही है ना कि अमन आ रहा है। अमन आएगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा और कोई वजह नहीं कि ये मुल्क इंशाल्लाह दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क ना बने। हमारी डायरेक्शन ठीक है, अगर हम इस तरह चलते रहे और इस मुल्क में अगला इलेक्शन साफ शफाफ हुआ, जिसके लिए मेरा लीडर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है। आपका जो इलेक्शन था वो तो साफ शफाफ था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो आपका हुआ जी हाँ, वो भी बेहतर है। इलेक्शन लोधरा का भी बेहतर हुआ है, लेकिन बाकी जहां जहां पीटीआई हारी वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात जहां जहां नहीं है, बात यह है कि हमने जहां भी कोई एतराज किया तो हमने लॉजिक के साथ किया, टेक्निकली बताया, उसका मवाद दिया है। अन्य 122 वाला आप मामला देख लें जहां उसमें टेक्निकल धांधली की है। और मुझे उम्मीद है कि आज जिस तरह फैसला महफूज किया गया, 1 फरवरी को वो फैसला भी हमारे हक में आएगा। मजमूई तौर पे हमारा लीडर इमरान खान चाहता है कि सिस्टम बेहतर हो, इदारे बेहतर हो। इमरान खान या हो या आमिर डोगर हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता था कि ये मुल्क आगे चले। और ये मुल्क उसी वक्त आगे चलेगा जब यहाँ के इदारे मजबूत होंगे, सिस्टम मजबूत होगा, जमहूरियत तभी मजबूत होगी और इस तरह जमहूरियत आगे चलेगी। ठीक है। अच्छा, आपने भी बात की जो साउथ पंजाब का, एक बड़ा मैंने सवाल आपसे पूछा था कि वहाँ दाइश या तालिबान नाम की कोई चीज़ हो, तो आपने कहा नहीं है, लेकिन तो फिर ये डिमांड क्यों की जाती है सिंध की जानिब से भी, खान साहब की जानिब से भी, कि पंजाब में ऑपरेशन होना चाहिए? देखें, पंजाब में ऑपरेशन तो जरूर होना चाहिए, ये बात तो नहीं है कि अभी पंजाब में अमन है। पंजाब में मजमूई तौर पर अमन तो नहीं है। कराची के हालात और थे, क्योंकि कराची तो पूरा एक तरह से आग में जल रहा था और कराची के अंदर सिर्फ एक तालिबानाइजेशन नहीं थी, कराची में लैंड माफिया थे, कराची में चाइना कटिंग थी, कराची में बोरीमंद लाशें थी, कराची में तशद्दुद की सियासत थी। कराची के हालात और थे पंजाब से, और कराची ही हमारा हब है। कब्जा माफिया तो पंजाब में भी है सर, आपके मुल्तान में भी है, कब्जा माफिया तो हर जगह होता है, लेकिन पंजाब के मजमूई तौर पर सूरत हाल कराची से बेहतर थी। लेकिन ऑपरेशन अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, एहतसाब भी अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। पंजाब में भी ऑपरेशन होना चाहिए, जहाँ जहाँ दहशतगर्दी के सबूत हैं। नेशनल एक्शन प्लान पूरी तरह उसका इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, चारों सूबों में होनी चाहिए। आप ये देखें कि KPK में अमन आया, इसका क्रेडिट KPK की हुकूमत को भी जाता है, KPK की पुलिस को भी जाता है। KPK की पुलिस को भी डीपोलिटिसाइज किया है और वहाँ हालात मजमूई तौर पर बेहतर। और वो सुबह जो दहशतगर्दी की आग में जल रहा था, पंजाब में भी तो बहुत सारी चीजें बेहतर हुई ना, कंप्यूटराइज्ड हो गया लैंड रिकॉर्ड भी, अब पुलिस पे भी कुछ नजर रखी गई। अब कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड तो किसी हद तक बेहतर हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सूरत हाल बड़ी वर्स्ट है। वहाँ अमन आमा की सूरत हाल बहुत खराब है, क्राइम में इजाफा है, दहशतगर्दी में इजाफा है, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा है। पंजाब की मजमूई तौर पर सूरत हाल बहुत
खराब है। सिवाय इसके कि पंजाब का हमारा सारा पैसा और जनूबी पंजाब का सारा पैसा वो मेट्रो पे लगा रहे हैं। लेकिन जनूबी पंजाब के पैसों पे कभी बहस नहीं हुई सेनेट में, आप लोगों ने भी कभी मैंने तो हर इजलास में यही बात की है कि हमें महरूम रखा गया, हमें फंड्स नहीं दिए जाते, हमारे फंड्स आप लाहौर पे लगाते हैं। जो मेट्रो मुल्तान में बन रही है उसका फायदा तो होगा आवाम को। सर हमारा मेट्रो से सबसे बड़ा मजमूई जो हमारा जो मुतालबा है, बड़ा बुनियादी मुतालबा है, वो सीवरेज का है, पीने के साफ पानी का है, हेल्थ का है, प्राइमरी एजुकेशन का है, प्राइमरी हेल्थ का है। हमें मेट्रो भी नहीं चाहिए, पहले हमें बुनियादी सहूलियात जिंदगी तो दे। अब मेट्रो गुजर रही है और साथ वाली गलियों में पानी के जोड़ बने हुए हैं और पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा, सीवरेज के साथ मिक्स हो रहा है, हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारियां आम हैं। और पिछले 40 साल से कोई नई यूनिवर्सिटी साउथ पंजाब में नहीं बनी, कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं बना। नवाज शरीफ हमें वो चाहिए, वो नाम का सर एक कॉलेज था, उसमें नाम का बोर्ड लगा दिया गया, लेकिन वो यूनिवर्सिटी तो नहीं है। तो अब साउथ पंजाब में 2 यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर भी है, उसके बाद बताएं कौन सी बनी है। तो आप समझते हैं कि जरूरत है वहाँ? बहुत जरूरत है, इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की जरूरत है, सारों की जरूरत है। तो मेट्रो भी बड़े शहरों की जरूरत जरूर है, लेकिन मुल्तान से ज्यादा मुल्तान की जरूरत थी मेट्रो नहीं, मुल्तान की जरूरत थी सीवरेज, पीने का साफ पानी, हेल्थ, एजुकेशन, मुल्तान और पूरे जनूबी पंजाब की ये जरूरत थी पहले। पीटीआई का क्या स्कोप है मुल्तान और साउथ पंजाब में अगले 2018? इंशाल्लाह जी अब हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जा रहे हैं। आज हमारी मेंबर साजी का अमल शुरू हुआ है और ये पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात होगी पीटीआई को जो मोबाइल के जरिए एक साफ शफाफ तरीके के जरिए इनरोलमेंट कर रही है, मेंबरशिप कर रही है और अक्रॉस दी बोर्ड जो भी शख्स जीत कर आएगा वो ओहदों के लिए अहल करार पाएगा। ना कोई ग्रुपिंग होगी, ना कोई खींचातानी होगी और अवाम का जो फैसला होगा उसके मुताबिक वो शख्स मुंतखब होकर आएगा जिस भी ओहदे के लिए वो इलेक्शन लड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी एक जमहूरी मिसाल होगी पाकिस्तान में। आखिरी टाइम है और एक दो बड़े अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। आपने हाशमी साहब को शिकस्त दी इलेक्शन में, कैसा लगा एक बड़े सियासतदान को शिकस्त? वो तो पुरानी बात हो गई, हम चाहेंगे कि उस पर राय। बस अल्लाह का शुक्र है जी, मुल्तान के अवाम ने मेहरबानी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने मेरे अपने वालिद मलिक सलाहुद्दीन रोगर साहब मरहूम की जो खिदमात थी उनको देखा तो अल्लाह ने करम किया और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी मुल्तान के अवाम तब्दीली के इस सफ़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। ठीक है, इमरान खान का साथ। सर आखिरी सवाल, पाकिस्तान से दहशतगर्दी कम होती जा रही है, हम सब मीडिया वाले भी कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड भी रिपोर्ट्स हैं कि एक्स नेशनल इलेक्शन प्लान के बाद, ऑपरेशन के बाद कुछ कमी आई है। किस तरह इन मजीद चीज़ों को रोका जा सकता है? जो अज़्म किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि 2016 अमन का साल होगा, उसको अमली जामा पहनाने के लिए किस तरह के और इकदाम? उसके लिए ये कि जिस तरह पूरी पार्लियामेंट ने अपना मैंडेट दिया नेशनल इलेक्शन प्लान के जरिए आर्मी चीफ को, फौज को, उन तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि वो पाकिस्तान में अमन के लिए कोई कंप्रोमाइज ना करें, तो कौम को इसी तरह बैकिंग करनी चाहिए, साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल एक्शन प्लान का कामयाब होना ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ठीक है, और हमें अपनी फौज पे एतमाद है, अपने इदारों पे एतमाद है और हम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं और वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान वाकई अमन का इंशाल्लाह बनेगा और मुल्क दुनिया में तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ऐसे ही नौजवान मेंबर नेशनल असम्बलीज की ज़रूरत है ताकि मुल्क के और लोगों के और इलाकों के मसाइल हल हो सकें। पाकिस्तान की इस कोशिश को, जिसमें आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब गए और सऊदी अरब ईरान के दौरे किए और उनके जो मेन लीडरशिप थी उनसे मुलाकातें की, जैसे जनरल साहब ने भी कहा, डोगर साहब ने भी कहा कि तारीख याद करेगी इन दिनों को, इन लम्हात को, और डेफिनेटली पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा सफारती ताल्लुकात बहाल कराने में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तनाज़ात ख़त्म होना और सफारती ताल्लुकात का बहाल होना सिर्फ ईरान और सऊदी अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ज़रूरी है और स्पेशली इस खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है जहाँ अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान है और साथ में ईरान है, जहाँ इक्तसादी राहदारी पे धड़ाधड़ काम हो रहा है। ईरान की पाकिस्तान और चाइना के वो जो दीगर मंसूबे हैं और वो डेफिनेटली वो तभी पूरे हो सकते हैं जब इस मुल्क में अमन आएगा। पाकिस्तान के ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी डेफिनेटली इस टूर के बाद उम्मीद रखेंगे, मस्बत उम्मीद रखेंगे कि वो अपने पाया तकमील तक पहुँचेगा।
ईरान के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो पाकिस्तान और ईरान की जो ट्रेड है डेफिनेटली वो मजबूत होगी। सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के। सो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर का जाना और जो एक मंतकी नतीजे तक वो पहुंचे हैं, फोकल पर्सन बनेंगे और उम्मीद की जाती है कि ये फोकल पर्सन एक मस्बत नतीजा लेकर आएंगे और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तमाम तनाज़ात बेहतर तौर पर हल हो जाएंगे। और हम चाहेंगे कि ये तनाज़ात बहुत जल्द हल हो जाएँ। और खूबसूरत बात आज की ये थी, एक बार फिर मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया ने खुलकर देखा कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साथ साथ थे और कितनी खूबसूरत कोऑर्डिनेशन थी सिविल की और सिविल गवर्नमेंट की और एस्टेब्लिशमेंट की। और ये जो मजबूती है, ये कोऑर्डिनेशन जो है, ये जो इत्तफाक़ी राय है और बाहमी इत्तफाक़ के साथ तमाम मामलात को देखना है, वो फॉरेन पॉलिसी हो, वो इंटरनल मामलात हो, वो एक्शन प्लान हो और वो इस मुल्क की खातिर कोई भी अहम इकदाम हो, अगर उसको दोनों एस्टेब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट मिलकर देखेगी तो पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और पूरी दुनिया के वो लोग जो पाकिस्तान पर उंगलियां उठाते थे सिविल और एस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात पे, डेफिनेटली उन्होंने देखा होगा और उनके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी कि पाकिस्तान में सिविल हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। और यही वजह कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में डेफिनेटली नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होने के बाद भरपूर अंदाज में पुरअमन मुल्क बन जाएगा। और पाकिस्तान में जारी जो मुख्तलिफ जगहों पर हम हर रोज़ सुनते हैं दहशतगर्दी के वाक़े जिनमें काफ़ी हद तक कमी आ रही है, डेफिनेटली वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।